पहली बार 35 वर्षों में जीतकर विधायक बने हैं। ये अपने जीवन का 35 साल से लंबा संघर्ष लड़ रहे थे। सम्मानित हमारे सबसे अजीज हमारे छोटे भाई, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और हमीरपुर से पहली बार विधायक बने, आशीष शर्मा जी। सम्मानित मेरे राजनीतिक सलाहकार, हमीरपुर विधानसभा से सुनील शर्मा जी। सम्मानित हमारे इस क्षेत्र से जो कांग्रेस के विधायक थे, पुष्पिंदर वर्मा जी। सम्मानित मेरे छात्र जीवन से, हम राजनीतिक जीवन में शुरुआत से ही इकट्ठे रहे हैं, बड़े भाई राजेंद्र जाट जी। सम्मानित सभी कांग्रेस जन, सारे हमीरपुर विधानसभा और जिला हमीरपुर के सभी प्रमुख जनता, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमीरपुर जिला से दोबारा से हमें वो गौरव प्राप्त हुआ है जो पिछले कुछ वर्षों के पीछे छूट गया था। मैं हमीरपुर जिला की जनता का हमेशा आभारी रहूंगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री के जीवन काल में आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा, क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार का नाता राजनीति से कोसों दूर है। और आशीष शर्मा जी भी जहां से आते हैं, इनका भी रिश्ता राजनीतिक परिवार से कोसों दूर है। तो जब मैं आशीष जी की बात सुन रहा था, इनकी मंत्र जो सुन रहा था, तो मुझे विश्वास तो पहले ही था, लेकिन रात के 12 बजे जब हमीरपुर की जनता के लिए मेरे साथ सचिवालय में इंतजार कर रहे थे, तो मुझे विश्वास भी हुआ कि ये राजनीति में इनके मन में सेवा भाव है, आप लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने शपथ ली, उस समय एक परंपरा होती है कि मुख्यमंत्री महोदय को सचिवालय में जाना और पड़ता है। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी उनका एक रस्म अदायगी के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए वो आगे ले जाते थे। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, तो ऐसे लोगों के पास जाऊं जिन लोगों की आवाज नहीं है, जिन लोगों का सहारा नहीं है। और मैं उस बालिका आश्रम में गया और वहां मैंने सीखा कि किस तरह हमारी बेटियां, जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आने के बाद उनसे जो मैंने सीख ली, एक भाव लिया, मैंने पाया सभी लोग अपनी मांग मुख्यमंत्री के दरवाजे पर कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, युवा वर्ग हो, छात्र हो। लेकिन एक समाज का ऐसा वर्ग है जिसकी आवाज हमारे दरवाजे तक पहुंचने में मुश्किल आ सकती है। और मैंने प्रयास किया और उस प्रयास को हम अमली जामा पहना रहे हैं। मैंने पता किया क्योंकि कोई भी शुभ कार्य पुण्य कार्य से शुरू होना चाहिए। मैंने पता किया तो कहा ये जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, 18 साल बाद हम इनको कुछ भी नहीं देते हैं, इन्हें अपने हाथ पर छोड़ दिया जाता है। बेटी 18 साल की हो, वो क्या बीतता होगा उस माँ बाप के
के पास जिस बेटी को आगे शिक्षा देने वाली मां ना हो। मेरी कोशिश हुई और हमने उस प्रयास में सफलता प्राप्त की। हमने उन अनाथ बच्चों के लिए 27 साल उनकी उम्र कर दी और कहा 27 साल तक सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। ये मेरा पहला कार्य था। अब परिवार में बच्चे होते हैं, अपने बच्चों के लिए तो हम बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन लगाएंगे, ITI में ले जाएंगे। हमने कहा कि इन बच्चों को भी ट्यूशन के लिए सरकार पैसे देगी। कोई भी बच्चा अनाथ आश्रम वाला अनाथ नहीं, किसी रिश्तेदार के पास रहने वाला बच्चा जो अनाथ हो चुका है पर अपने चाचे के पास रहता है, ताई के पास रहता है, कोई भी बच्चा जो पैदा होते हुए अनाथ हो गया, 27 साल तक ये सरकार उनका ख्याल रखेगी और उन्हें सरकार पर जब वो मैच्योर बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, 4 विश्वास से जगह भी उपलब्ध करवाएगी। हम परिवार के बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, जैसे हम जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम जाते हैं तो अपने बच्चे को बोलते हैं कि अच्छी तरह जाना है, ट्रेन में जाएंगे, AC 2 टायर लेंगे, जहाज में जाएंगे। हमने कहा कि इन बच्चों को दया भाव में नहीं छोड़ना चाहिए। दया भाव क्या है? दया भाव ये कि ये बच्चे, मैंने एक बच्चे को पढ़ाने का ठेका ले लिया और मैं उसकी फीस जमा कराता हूँ। कई बार ऐसा होता है जिस बच्चे को पढ़ाने का अपने जिम्मेवारी दी होती है वो भूल जाता फीस देने के लिए। वो बच्चा फोन करेगा कि सर मेरे स्कूल की फीस नहीं जमा हुई है, कृपया करके आप जमा करवा दीजिए। हमने उस दया भाव को भी दूर करने की कोशिश की। हमने कहा जो भी बच्चा IIT, एम्स, NIT, BSc नर्सिंग, डॉक्टर और भी शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जाएगा उसका पूरी फीस हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। सरकार ही माता, सरकार ही पिता के सरकार देगी। यही नहीं, उसकी पॉकेट खर्चा 4000 रुपया महीना सरकार देगी। उसके अब हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े मिले और अनाथ जिसके माँ बाप हो गए उनसे कपड़े अच्छे ना मिले, इस भाव को भी हमने समझा और हमने उन्हें 10,000 रुपया कपड़े खरीदने के लिए गर्मी के अलग, सर्दी के अलग खरीदने के लिए 5,000 भाई ये जाने की साल में 10 दिन की सुविधा प्रदान की। 3 स्टार होटल में जिस तरह हम अपने बच्चों को रखते हैं उस प्रकार की सुविधा हमने प्रदान करने के ऑर्डर दिए और जल्दी ही इस संदर्भ में 6,000 हिमाचल के अनाथ बच्चों की सरकार ही माता, सरकार ही पिता के लिए हम कानून ला रहे हैं ताकि उनके अधिकार कोई छीन ना सके। वो गर्व से 27 साल की उम्र में रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन यापन करें। ये मेरा पहला कार्य था। हिमाचल मेरा परिवार है। मैं जीवन में कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन राजनीति मैं 17 साल की उम्र से कर रहा हूं। मैं शिमला कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, मैंने सीखा ही लिया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने और जिन सरकारी अधिकारियों ने इस प्रदेश में जब सड़क नहीं होती थी, जब शिक्षा संस्थान नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे, हमने एक भाव रखा कि हिमाचल में 75 साल में जो विकास हुआ है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हुआ है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हुआ है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी कि सरकारी कर्मचारी जो बुढ़ापे में रिटायर हो जाएगा
इकट्ठा पैसा मिलता है, परिवार में बेटे बेटियां होती है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद ली जाती है, बड़े बड़े घर बना लिए जाते हैं। ऐसे उदाहरण कई है, इकट्ठा पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल समय परिवर्तित हो चुका है, बच्चे भी ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देते। उस मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए, उस सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज को देखते हुए, ये तो कागजों का कर्ज है 75,000 करोड़, 5,500 करोड़ रुपया हमारी देनदारी तो पेंशन लेने हैं, सिर्फ पे कमीशन का एरिया उनकी देनदारी है। 4,500 करोड़ रुपया उन सरकारी कर्मचारियों की देनदारी जो भी काम कर रहे हैं। 992 करोड़ उनका डीए की किस्त है। ये सब कौन सा पैसा है? जो 6th पे कमीशन लगा उसका पैसा अभी हमें देना है। और 900 संस्थान खोल दिए, 900 संस्थान खोल दिए। 75 साल में इतने संस्थान नहीं खोले, कोई बजट नहीं। एक्शन ऑफिस से एक एसटी उठाया, उसको लगा दिया। उसका अगर 5,000 करोड़ रुपया हो जाए तो 91,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार और हिमाचल की जनता पर कर्ज है। मैं किसी एक पर दोष नहीं देता, मैं उस व्यवस्था को दोष देता हूं जिसने हिमाचल के आम आदमी को कर्जे के बोझ के तले दबा रखा है। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं आए कि मुझे सुख मिले, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए। तकरीबन 4 साल बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आएगी, नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के हुए। ये स्थिति कैसे पहुंची? जब हम बजट देखते तो बातें हैं बड़ी गंभीर विषय, लेकिन मैं आपको दावा के साथ इस मंच के माध्यम से, हमीरपुर में मेरी पहली राजनीतिक रैली है, मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाला समय हिमाचल के लोगों का भविष्य का सुनहरा समय होगा। हम कड़े फैसले लेंगे, हम अनुशासित होकर 5 महत्वपूर्ण बदलाव आम आदमी के जीवन में लाना चाहते हैं। पहला बदलाव है गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव का किसान कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। हमने पशु पालना बंद कर दिया है और पहले हमारे परिवार में गाय भी पाली जाती थी, भैंस भी पाला जाता था। मैं देखता था गांव के बच्चे सर पर गोबर उठाकर खेतों में डालते थे, हम लोग भी डालते थे, लेकिन जब दूध बिकता था उनका तो बहुत कम दूध बिकता था, जिसमें फैट का अंदाजा लगाकर और भी कम हो जाता। हमने अपनी गारंटी योजना में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में प्रत्येक जो पशुपालक है उससे 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय के दूध का मूल्य आने वाले 1.5 साल में ये योजना लेकर हम आएंगे। गाय के दूध का मूल्य हम 80 रुपए किलो देंगे और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो देंगे। ये हमारी गारंटी योजना है। ये क्यों है? कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक बात है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते थे, उन्होंने देखा नहीं, हमने देखा है। अगर एक परिवार में 10 किलो गाय का दूध पैदा होता है तो उसको 800 रुपया दिन के मिलेंगे और महीने का 24,000 रुपया हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव की लोगों की जेब में डालना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं, चाहे वो बद्दी में लगे हैं, चाहे स्टील कारखाने हैं, अगर भानुपली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन आई है तो रेलवे नहीं बना रहा, उसमें जमीन का खर्चा हम दे रहे हैं और पटरी बिछाने का
50% खर्चा ये सरकार दे रही है। जब हम 3 सीमेंट लोगों को 1300 करोड़ रुपया दे सकते हैं, तो हम गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध क्यों नहीं कर सकते? सीमेंट महंगा, मिनरल हमारे, रेल पटरी के लिए आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का, लेकिन सीमेंट हमें सस्ता नहीं। आज हड़ताल करके वो लोग बैठे हैं, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए वो किराया कम करने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने की भी जरूरत है। यही नहीं, हमने अपनी माताओं से कहा था, जो भी हमने गारंटी दी है वो 5 साल की दी है। मैं देखता हूं कोई प्रेस वाले लिखते हैं कि 1 महीने में ही हो जाए। सुधार करने के लिए समय लगता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और मैं अपनी माताओं को भी ये कहना चाहता हूं, हमने एक सब कमेटी बनाई है जहां प्रत्येक महिला का सम्मान हो। हमने कहा था कि हम 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे। उस दृष्टि से भी हमने कार्य करना शुरू कर दिया। और आप सब लोग इसका इंतजार करना होगा, जो कहा है वो करेंगे। और जहां तक हमीरपुर की बात है, हमीरपुर के किसी भी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे पास आजकल बहुत हमीरपुर के लोग आते हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया है तकरीबन 4-5 महीने थोड़ा सेटल होने दीजिए, जल्दी मत कीजिए कि आज ही खत्म हो रहा है, फटाफट क्या है काम कराई लिया। मैं बोले रुकी लिया तो सर चिंता क्या जो करा दे, बैठी है अभी 5 साल में आएगा है। जैसा चीज आए कि भाई साहब बस स्टैंड का तो काम करवाना है, मैंने बिल्कुल कि 25 साल से बन ही नहीं रहा, आप मेरे को बताओ कि करवाना है। मेरे साथ बैठे थे, मैंने बोला चाय तो पीने नहीं कहता, चाय भी नहीं मैंने पीनी, मेरा ये बताओ। तो मैंने बोला अच्छी बात है, बताते। हमीरपुर का जो बस स्टैंड है वो सुंदर बस स्टैंड बनाया जाएगा। हमारे ये जिले का जो बस स्टैंड है मुख्यमंत्री का, उस पर 2 ऑप्शन देखी गई है। यही बस स्टैंड है, इसको कैसे बड़ा किया जाए, पार्किंग की सुविधा कैसे मिल जाए, या किसी और जगह लगाया जाएगा। ये बस स्टैंड इस बार जब हम बजट पेश करेंगे, आशीष ने जो मांग की है उसके आधार पर उसमें बजट का भी प्रावधान है। एक इंडोर स्टेडियम की बात की है, बहुत अच्छी बात। मेरे पास आशीष ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, और ऐसा नशा जहां माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे ही करेंगे। लेकिन उन बच्चों को सुधारा कैसे जाए, एक आइडिया हमीरपुर के संदर्भ में आशीष ने मुझे दिया। कहा मैं चाहता हूं कि एक यहाँ बड़ा सा इंडोर स्टेडियम हो जहाँ बच्चों को खेलने की सुविधा हो, और बच्चे कॉलेज के बाद स्कूल के बाद वहां के खेलें। मैं उस इंडोर स्टेडियम को भी खोलने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, नया युवा साथी है हमारा, जानता है कि कौन बच्चे नशे में है कौन नहीं है। तो ये सब खेलने, जब आपके पास कुछ खेलने को होगा तो माँ बाप भी इंडोर में भेजेंगे, बैडमिंटन खेलेगा, बैडमिंटन कुश्ती करेगा, कुछ और बॉक्सिंग का करेगा, टेबल टेनिस खेलेगा, जो भी इंडोर स्टेडियम में जो ये खेल बोलेंगे वो सारी खेलों से संबंधित उसमें शामिल की जाएगी। और इसके लिए जमीन का मैंने जिम्मेवारी दी है, जमीन का प्रबंध ये करेंगे, उसमें चाहे 20 करोड़ रुपया खर्चा है, 30 करोड़ रुपया खर्चा है, हिमाचल प्रदेश सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। बात की है, मैं देखूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से वो कैसे आगे आया जाए।
तार की बात इन्होंने प्लानिंग की मीटिंग में भी की है, जो कि भोरो उसकी बाउंड्री पर पड़ता है। 250 कनाल जगह कोई ऐसा संस्थान लाने की हम कोशिश करेंगे जिससे हमीरपुर में और विकास हो। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज आपके साथ कहना चाहता हूँ, खासकर हमीरपुर जिला के लोगों को। जो मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है, ये आपको मैं ये वादा करके जाता हूँ, आपको ना तो एम्स जाना पड़ेगा, ना आपको शिमला में धक्के खाने पड़ेंगे, ना टांडा के कांगड़ा में धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी हम इसमें लाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगी। आप याद रखेंगे कि हमीरपुर में बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा। है बेशक नौजवान में जगह नहीं थी, इसलिए लाया नहीं था गुलाम नबी आजाद से, लेकिन जितनी भी अच्छे इसके साथ उस मेडिकल कॉलेज में मैं एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा करता हूं जो सरकारी क्षेत्र में है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ अगर नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा तो औचित्य नहीं रहता उसका सरकारी क्षेत्र में। आप इंतजार कीजिए, 2 साल का वक्त दीजिए, 1 साल के भीतर बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा और 1 साल के अंदर बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। पैसे का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल बात होती है। मैं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, मेरे घर के हैं, जब आता हूँ तो दिल में खुशी होती है। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए मुख्यमंत्री के रूप में हमीरपुर जिला उसका क्रिया जिला है, इसमें कार्य करना उसका दायित्व भी बनता है सभी क्षेत्रों में। ये नहीं कह रहा कि हमीरपुर में करना है, हिमाचल के सभी क्षेत्रों में मेरा दायित्व है। लेकिन जो चीज मैंने अपने आंखों के सामने यहाँ से गुजरती देखी है उसको दूर करने का भी दायित्व मेरा ही है। आर्थिक बदहाली से ये प्रदेश जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से ये प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं हम आने देंगे। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करते। मैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की बात सुन रहा था, कह रहे थे अब 1500 करोड़ ले लिया। 1500 क्या, यहाँ तो कई करोड़ लेना पड़ेगा। जो आपने कर्जे के पीछे ये प्रदेश डुबाया है, हिमाचल की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। इतने संस्थान खोल दिए कि आज वो संस्थान सही रूप से दूसरे चल भी नहीं पा रहे। हमने फैसला किया है कि हम हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करेंगे। ग्रीन राज्य के उसकी पहल, हिंदुस्तान का पहला विभाग, परिवहन विभाग ग्रीन राज्य के रूप में स्थापित हो गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें हमीरपुर, नदौन, बड़सर सारे क्षेत्रों को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। सब जगह इलेक्ट्रिकल बसें चलेगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी हमें पैसे का इंतजाम करना होगा। वो भी इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको नहीं कहना चाहता क्योंकि बजट में कुछ चीजें आपको नजर आएगी जो हमीरपुर से संबंधित होगी, पूरे क्षेत्र में से संबंधित होगी, कांगड़ा से संबंधित होगी, ऊना से संबंधित होगी, शिमला डिस्ट्रिक्ट से होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से, ये हमीरपुर जिले का भाग्य यही होगा। जिले के भी भाग्य होते, व्यक्ति के तो होते ना जिले के, कि पहली बार यहाँ से जब मुख्यमंत्री 1998 में धूमल साहब बने और आज हमीरपुर के जिले का फिर भाग्य है कि 8 दिसंबर 2022 को मुझे मुख्यमंत्री बनने का हमीरपुर जिले से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले का इसलिए भी भाग्य है। शिमला जिले से वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक ही पार्टी से रहे, एक ही पार्टी कांग्रेस से रहे। शांता कुमार जी रहे, एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से रहे। धूमल साहब यहाँ भारतीय जनता पार्टी से रहे। हमीरपुर की जनता कितनी समझदार है, इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। जब मत डालना
करेंगे तो उन्होंने देखा कि हमीरपुर जिले से इस बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन सकता है और आपने हमें चारों से निर्देशित कर दिया। ये आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो आशीष शर्मा हमारे छोटे भाई जो भी इन्होंने मांगे रखी है उसमें से 2 मांगे तो हमने पूरी कर दी हमारे जिले के, बाकी पर हम समय के अनुसार जैसी स्थिति होगी उसको हम आने वाले वक्त में भी पूरा करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, इस आशा के साथ थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समय पर सब ठीक होगा। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश देश का सबसे सुंदर प्रगतिशील राज्य बनेगा। आपका साथ चाहिए, कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, उस कड़े फैसलों में आपका साथ चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। मैं इस स्वागत समारोह में पधारने पर एक बार पूरा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही हमीरपुर की तमाम जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस जनसभा में शिरकत की। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि बाल स्कूल हमीरपुर के बास्केटबॉल ग्राउंड में आप सभी के लिए विधायक सदर आशीष शर्मा जी